कैसे हो आप सभी लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू टुडेज टेक्निकल मास्टर क्लास 3। तो आज भी हमारे पास 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं और 10 सेट ऑफ आंसर्स हैं, तो हम चलिए शुरू करते हैं। एंड यस, दिस इज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन्स इन डिटेल प्रोवाइडिंग वन एप्लीकेशन फॉर ईच। तो मिलिंग मशीन्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर हम बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम टोटल 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा कॉलम एंड नी टाइप, फिर सेकंड आएगा फिक्स्ड बेड टाइप, थर्ड आएगा प्लेनर मशीन और फोर्थ आएगा हमारे पास स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन्स के बारे में। कॉलम एंड नी टाइप बेसिकली इसके अंदर आपके पास एक वर्टिकल स्पिंडल होता है और एक हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होता है। ठीक है, वर्टिकल मिलिंग जो मशीन्स होती हैं उसके अंदर आप क्या क्या एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज एंड मिलिंग। ठीक है, या फिर स्लॉटिंग, या फिर जो दूसरे आपके हॉरिजॉन्टल जो स्पिंडल वाली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल वाली मिलिंग मशीन्स होती हैं उनके अंदर आप हैवी ड्यूटी वर्क परफॉर्म कर सकते हो, या फिर हैवी ड्यूटी गियर कटिंग एप्लीकेशन जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपका एक कॉलम होता है और एक नी होता है। नी जो होता है वो वर्टिकल मूवमेंट करता है, दैट इज बेसिकली जेड एक्सिस में विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू जार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है दैट इज रिजिड, मतलब इसको बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा हैवी वर्क को झेलने के लिए इसे रिजिड कंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसके जो मतलब यू कैन से कि हैवी ड्यूटी वर्क है, या फिर लाइक सिंपल मिलिंग मशीन की ऐसा यूज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, और इसके अंदर आप कह सकते हो सरफेसिंग लार्ज इंजन पार्ट्स, तो ये एक एप्लीकेशन है, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर आता है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन में। प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन इज बेसिकली अ मैसिव मशीन फॉर एक्सट्रीमली लार्ज वर्क पीसेस यूज्ड फॉर मशीनिंग लॉन्ग एयरक्राफ्ट विंग कंपोनेंट्स। मतलब ये प्लेनर मशीन एक ऐसी मिलिंग मशीन होती है जो उसकी बेसिकली आप कह सकते हो इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली लार्ज वर्क पीसेस, जैसे लॉन्ग एयरक्राफ्ट कैरियर। आपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर देखा होगा, या फिर एयरक्राफ्ट एक पूरा होता है, उसका एक विंग है। आप सोचो उस इतने बड़े विंग को हमें अगर मिलिंग मशीन के थ्रू उसे पूरा एक स्पेसिफिक शेप देनी, तो हम उसे प्लेनर मिलिंग मशीन से देते हैं। फिर फोर्थ टाइप आती है हमारे पास कौन सी, स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन की। ये कौन सी होती है, दैट इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। मतलब हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक टास्क होते हैं और ये उसी को ही परफॉर्म करती है, जैसे एक रोटेटरी टेबल मिलिंग हुई। ठीक है, और दैट इज यूज्ड फॉर बेसिकली कंटिन्यूअस स्मॉल ऑटोनॉमस पार्ट्स। ठीक है, second question, discuss the BI specification of grinding wheels, explain each term in a code like 51A 46L 5V 23। तो इसके अंदर हमें बेसिकली ये बताना है कि हम ग्राइंडिंग व्हील को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, दैट इज बेसिकली एन अल्फा न्यूमेरिकल कोड हमें प्रोवाइडेड होता है। तो BIS इज बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपकी ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई करता है एक स्टैंडर्ड कोड के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है टू एंश्योर प्रिसीजन इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब कोड कैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है, दैट इज 51A 46L 5V 23। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली मैं आपको इसके सारे के सारे जो हैं प्रीफिक्स और ए वो आपको बता देता हूँ। 51 इज अ प्रीफिक्स, मतलब अगर आपको पूरा कोड दिया हुआ है, स्टार्टिंग का 51 नंबर जो होता है दैट इज अ प्रीफिक्स। ये एक मैन्युफैक्चरर का कोड होता है जो कि बताता है कि आपका जो एब्रेसिव है उसका एग्जैक्ट टाइप क्या है। ठीक है, उसके बाद होता है ए अब्रेसिव। बेसिकली आपके एब्रेसिव का टाइप क्या है, यहाँ पे ए सिंबलाइज कर रहा है दैट इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर आता है 46 बेसिकली डिनोट करता है आपका ग्रेन का साइज कितना है, जो कि बेसिकली ये मीडियम ग्रेड के अंदर आता है। फिर आता है एल इज बेसिकली द ग्रेड मतलब मैंने आपको बताया हुआ था दैट इट रिप्रेजेंट्स द हार्डनेस विद द बॉन्ड, कि आपका बॉन्ड जो है वो कितना ज्यादा हार्ड है। एल जो होता है दैट इज मीडियम ग्रेड। फिर नेक्स्ट आता है आपका 5 दैट इज स्ट्रक्चर, दैट इज कि आपका जो कितना डेंस है, आपका जो पूरा एब्रेसिव्स और बॉन्ड है आपस में वो कितने डेंस हैं। तो 5 इज बेसिकली यू कैन से मीडियम डेंस स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं वी दैट इज बॉन्ड टाइप, मतलब आपका जो बॉन्ड है दैट इज विट्रिफाइड, या और कौन सा बॉन्ड है तो उसको बताने के लिए वी इज यस यूज्ड फॉर विट्रिफाइड। ठीक है ना, फिर 23 क्या है, दैट इज अ सफिक्स। जैसे प्रीफिक्स क्या था 51, सफिक्स क्या है 23, दैट इज अ मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट मार्क फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, और इसी चीज को यूज करा जाता है ताकि आप स्पेसिफिकली आप एग्जैक्ट व्हील को रिक्वायर लाइक अगर किसी इंजीनियर को किसी सरफेस को ग्राइंड करना है तो वो किसी एग्जैक्ट स्टैंडर्ड का व्हील यूज कर सकता है अपने काम को अच्छे से करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
Third question is compare and contrast cylindrical grinding and surface grinding machines. तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग वर्सेस सरफेस ग्राइंडिंग मशीन. सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेसिकली लेथ मशीन देखी होगी आपने. लेथ मशीन के अंदर हमारा जो टूल, हमारा जो वर्क पीस होता है वो एक रोटेटिंग वर्क पीस होता है, एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस होता है, एक शाफ्ट होती है, और हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है. राइट. अब मैं आपको कह रहा हूँ कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के अंदर आप वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जगह एक रोटेटिंग ग्राइंडर को प्लेस कर दो, और बेसिकली अब जो आप प्रोसेस कराओगे, इस जो पूरा प्रोसेस होगा दैट इज सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन. ठीक है. इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ दैट सिलेंड्रिकल एंड सरफेस ग्राइंडिंग बोथ आर प्रिसीजन मशीनिंग प्रोसेसेस, लेकिन उनकी बेसिकली जो डिफरेंस आता है दैट इज प्राइमरीली इन द ज्योमेट्री ऑफ द वर्क पीसेस एंड द मोशन ऑफ द मशीन्स. ठीक है. सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जो होता है उसके अंदर आपकी एक्सेल्स मतलब एक्सेल्स के ऊपर करा जाता है, शाफ्ट्स के ऊपर करा जाता है ऑन देयर आउटर डायमीटर्स टू बेसिकली मेक देम कोइंसेंट्रिक. लेकिन जो आपकी सरफेस ग्राइंडिंग होती है वो आप कह सकते हो दैट इट इज बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन होता है इसके अंदर आपकी एक मेटालिक प्लेट होती है. ठीक है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट होती है, वो उसके अंदर आप अपना वर्क पीस प्लेस करते हो और वो अच्छे से उसके साथ आप कह सकते हो मैग्नेटिकली बॉन्ड में आ जाता है, चिपक जाता है उससे. और फिर जो सरफेस ग्राइंडर है दैट इज अ रोटेटिंग व्हील जिसके अंडर आप फॉर एग्जांपल आपने आयरनिंग देखी है, प्रेस जैसे आप करते हो किसी चीज को, तो एक पूरे फ्लैट अगर मैंने यहाँ पे एक कपड़ा बिछाया हुआ है और मैंने उसके ऊपर प्रेस मार रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप एप्लीकेशन परफॉर्म होता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कटर है, रोटेटिंग जो कटर है, हमारा जो ग्राइंडिंग टूल है वो यहाँ पे ऐसे रोटेट करता रहेगा, और हमारा जो वर्क पीस है, हमारा जो बेंच है, हमारा जो आयरन, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेस्क है, बेंच है, वो हमारा रोटेट करता है और जिसके ऊपर हमारा वर्क पीस लगा हुआ है. ठीक है. तो ये बेसिकली किसके लिए करा जाता है, टू अचीव फ्लैटनेस, प्रिसीजन फ्लैटनेस. ठीक है. इसके अलावा दोनों के अंदर ही हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है और सरफेस रफनेस को अवॉइड करा जाता है दोनों के अंदर. ठीक है. और यस, आपकी जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग होती है उसके अंदर कंसेंट्रिसिटी को अचीव करा जाता है, हालांकि और सरफेस ग्राइंडिंग के अंदर क्या यूज कर और क्या फोकस करा जाता है, फ्लैटनेस और पैरेललिज्म में. फोर्थ क्वेश्चन, discuss the difference between broaching machines, pull up, pull down and push down. So broaching machines are classified by the direction and the method used to move the tool through the workpiece. Each type is chosen based on the part size, shape and required precision. ठीक है. तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रोचिंग का जो टूल होता है वो हम अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू, मतलब बेसिकली की वर्क पीस के अंदर अलग अलग पार्ट साइज के शेप के थ्रू, मतलब उनको कैसे हम पुल कर रहे हैं या उनको कैसे हम पुश कर रहे हैं उसके थ्रू हम उसे क्लासिफाई करते हैं. तो टोटल इसके अंदर 3 टाइप्स आती हैं. ठीक है. सबसे पहले आती है पुल अप मशीन्स. तो पुल अप मशीन्स के अंदर बेसिकली हमारा जो वर्क पीस होता है दैट इज बेसिकली प्लेस्ड ऑन द टेबल, और जो हमारा ब्रोच होता है दैट इज इंसर्टेड इन द होल एंड ग्रिप्ड बाय अ पुलर मैकेनिज्म. मतलब एक पुलर मैकेनिज्म से हम बेसिकली हमारे जो हमारा जो टूल है उसे हम पकड़ते हैं. ठीक है. और हम फिर क्या करते हैं दैट विच इज पुल्ड विच पुल्स द टूल अपवर्ड थ्रू द वर्क. ठीक है. एंड दिस मेथड इज हाईली प्रोडक्टिव एंड इंटरनल शेप्स एंड कीप्स द टूल इन टेंशन, रिड्यूसिंग द रश ऑफ बेंडिंग. बेसिकली इसके अंदर हम क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ. इसके अंदर आपको जो ब्रोच है, जो ब्रोचिंग टूल है दैट इज पुल्ड थ्रू द वर्क पीस. हमारा टूल यहाँ पे हमने ब्रोचिंग टूल को पुल करा है इसके अंदर से. अब इसके फायदे क्या क्या हैं, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. ठीक है. उसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके जो इंटरनल शेप्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं, और दूसरा कि टूल की जो होती है टेंशन जो होती है वो बहुत कम होती है, जिससे कि आपकी जो बेंड होने की चांस होता है टूल का वो बहुत कम हो जाता है. ठीक है. और ये एक पुलर मैकेनिज्म की हेल्प से होता है. सेकंड आता है हमारा पुल डाउन मशीन्स. मतलब बेसिकली इसके अंदर ये सबसे कॉमन टाइप की हमारी वर्टिकल जो टाइप होती है उसमें सबसे कॉमन जो ब्रोचिंग का टूल मैकेनिज्म होता है वो होता है हमारा पुलिंग डाउन. इसके अंदर हमारा जो वर्क पीस है दैट इज हेल्ड ऑन द टेबल, और हमारा जो ब्रोच है उसे हम नीचे से खींचते हैं. बेसिकली इट इज पुल्ड डाउनवर्ड विच प्रोवाइड्स एक्सीलेंट स्टेबिलिटी. क्यों? सबसे पहले तो उसको ग्रेविटी जो है बेसिकली डाउनवर्ड फोर्स है, तो वो अपने आप ही उसको अच्छे से अलाइन कर देती है, जिससे एक्यूरेसी और भी ज्यादा आती है. ठीक है. और इससे क्या होता है दैट द वर्क पीस इज फर्मली अगेंस्ट द फिक्सचर एंड इट इज आइडियल फॉर इंटरनल स्प्लाइंस एंड होल्स. ओके.
थर्ड आता है पुश डाउन मैकेनिज्म। बेसिकली इसके अंदर एक रैम का यूज होता है टू बेसिकली पुश डाउन योर ब्रोच, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। द ब्रोच इज पुश्ड थ्रू द पार्ट, मतलब अगर आपका होल है तो हमने ब्रोच को पुश करा है। और ये मशीन्स आपकी बेसिकली लाइट ड्यूटी, मतलब कि आपको मैं फॉर एग्जांपल बहुत छोटा अगर हमारा वर्क पीस है, बहुत छोटा हमारा होल है, तो उसको जल्दी से करने के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और इसके लिए हम बहुत जल्दी कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारा जो ब्रोचिंग टूल होता है उसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमारा ब्रोचिंग टूल जो है दैट शुड बी थिक इनफ, ठीक है। तो इट इज बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, एक कांस्टेंट लोड रहेगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए कि हमारा जो ब्रोचिंग टूल है वो शॉर्ट होना चाहिए और वो थिक होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि एक ही गो में वो हमारा पूरा का पूरा होल अच्छे से कर दे। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 5. Detail the various press operations specifically focusing on shearing, piercing and blanking. तो press operations in a sheet metal working generally categorized into cutting and forming operations. Basically प्रेस ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसके अंदर आप कह सकते हो कि हम मेटल को फॉर्म करते हैं जिसके अंदर हम हीट का बहुत कम यूज करते हैं। जैसे एक मेटालिक शीट है, तो उस मेटालिक शीट से अगर हमें किसी और चीज को फॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल एक स्पून हो गई, तो हम उसे क्या करेंगे, हम इसे एक टूल, एक डाई के बीच में रखेंगे, हमारा एक पंच आएगा और उस पंच से हमारा मेटालिक शीट बीच में होगी और वो क्या करेगी, वो बेसिकली हमारे उस डिजायर्ड शेप को कट कर देगी अकॉर्डिंग टू द डाई, है ना। तो ये एक ऑपरेशन था। अब हमें इसके अंदर बेसिकली टोटल 3 ऑपरेशन है जिनके बारे में बात करनी है, दैट इज शेयरिंग, पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग, ठीक है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल मैकेनिकल एक्शन इज सिमिलर, द यूजफुल पार्ट और स्क्रैप इज व्हाट डिफाइंस द ऑपरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हो सकता है कि आपके एक तीनों ऑपरेशंस में या किसी एक नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑपरेशंस में आपकी जो मेन मैकेनिकल प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन जो चीज उन्हें अलग करती है दैट इज कि आपका जो स्क्रैप मटेरियल निकल रहा है या फिर आपका जो यूजफुल पार्ट है वो क्या निकल रहा है, ठीक है। तो जैसे भी आपको एक एग्जांपल, पियर्सिंग या पंचिंग, इसके अंदर आज बेसिकली piercing is a cutting operation where a punch creates a hole in the sheet of metal workpiece. मतलब एक मेटालिक वर्कपीस की शीट थी, आपने उसके अंदर पियर्स करा, पंच करा और उससे होल हो गया। अब हमारा पियर्सिंग के अंदर गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है एक हमें शीट चाहिए जिसके अंदर एक होल हो रखा है, ठीक है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। पियर्सिंग में हमें गोल क्या है, हमारा शीट विद अ होल, ओके। और हमारा रिजल्ट क्या आता है कि हमारे पास एक छोटा सा मेटल का कटआउट आता है जब हमने होल करा, और वो कटआउट इज स्क्रैप। प्रैक्टिकल फोकस, ये बेसिकली आपके फास्टनर होल्स के लिए या फिर जो दूसरे आपके डेकोरेटिव पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज होता है। अब डेकोरेटिव पैटर्न्स के अंदर एक और चीज, अगर आपकी एक शीट है जिसके अंदर बहुत सारे पियर्सिंग एक ही बारे में करी गई है, तो उसे एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज परफोरेटिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज blanking. Blanking is basically essentially you can say reverse process of piercing. मतलब हमारा ब्लैंकिंग अंदर हमारा गोल क्या होता है, मेटालिक शीट होती है और हमें उसके अंदर से पंच करना है, लेकिन हमारा गोल हमें क्या चाहिए, हमें वो पंच्ड वाला पार्ट चाहिए, दैट इज द पीस कट आउट इज आवर डिजायर्ड पार्ट। रिजल्ट, हमारी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शीट है दैट इज आवर स्क्रैप। तो मतलब आपने अगर मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना हो तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हमें प्रैक्टिकल फोकस क्या है, दैट दिस इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन। मतलब अक्सर जो हमारा ये वाला स्टेप होता है जिसके अंदर हमारी जो शीट मेटल है वो स्क्रैप में निकलती है और हमारा जो हमें जो कटआउट निकाला है वो हमारा यूज हो रहा होता है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो ये सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन के अंदर। किस चीज की प्रोडक्शन के अंदर, जो भी आपके 3D कंपोनेंट्स हो गए या फिर कोई कप हो गया या फिर कोई ब्रैकेट हो गया उसके अंदर। फिर हम बात करते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग एक ऐसा फंडामेंटल शीट मेटल कटिंग प्रोसेस है दैट इज यूज्ड टू सेपरेट लार्ज शीट्स इनटू स्मॉलर पीसेस और स्ट्रिप्स यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन कट। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हमारा गोल क्या है, बेसिकली इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास एक लार्ज शीट होगी और हमें उस लार्ज शीट को छोटी छोटी स्ट्रिप्स या स्ट्रेट एजेस में कट करना है। क्यों कट करना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है।
तो रिजल्ट क्या आता है कि हमारे पास एक क्लीन स्ट्रेट एज की स्ट्रिप्स आती हैं, मटेरियल आता है और कोई भी स्क्रैप नहीं आता हमारे इस प्रोसेस में। और इसको हम बेसिकली आप कह सकते हो दैट दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर ब्लैंक्स और अदर मशीन यूजिंग गिलेटिन, ठीक है ना, जैसे स्टाइल ब्लेड। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Sixth question. Explain the elementary theory of rolling and describe the different types of rolling machines. तो रोलिंग क्या प्रोसेस होता है, आओ पहले से पढ़ लेते हैं। रोलिंग इन्वॉल्व्स पासिंग मेटल बिटवीन टू रोलर्स रोटेटिंग इन एन अपोजिट बाय डायरेक्शन. The rollers apply constant pressure force reducing the material thickness while maintaining its length and width. This occurs because the friction between the rollers and the metal surface pulls the material into the deformation zone. For successful rolling, the friction must be sufficient to grip the metal to a condition known as angle of bite. तो रोलिंग क्या है? रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेसिकली दो रोलर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं, वो आपके एक दूसरे मेटल पीस को अपने बीच के अंदर अपने अंदर डालते हैं, जिससे कि आपका मेटल जो होता है वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पे वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम ये कहते हैं दैट इतनी फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों के बीच में, तभी ये एक एक्शन परफॉर्म होता है। और इसके अंदर आपकी जो मटेरियल की थिकनेस है वो चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी जो लेंथ और विड्थ होती है वो आपकी लाइक यू कैन से कि वो काइंड ऑफ सेम रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है दैट इज कि इस प्रोसेस के अंदर जो एक इनफ फ्रिक्शन रहनी चाहिए, तो उस इनफ फ्रिक्शन की उस सफिशिएंट कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ बाइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग मशीन पे। तो टोटल हमारे पास आप कह सकते हो 3-4 टाइप्स की रोलिंग मशीन होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टू हाई मिल। बेसिकली इसके अंदर दो रोलर्स होते हैं जो कि आप कह सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 हाई मिल की। 3 हाई मिल मतलब 3 हमारे पास रोलर्स होते हैं। इसके अंदर आप कह सकते हो कि हमारा जो मटेरियल है दैट पासिस थ्रू द फॉरवर्ड, ठीक है, थ्रू द बॉटम गैप एंड रिटर्न्स थ्रू द टॉप। मतलब आपने इसके अंदर बॉटम से आपने अपना मटेरियल डाला, अगर 3 रोलर्स कुछ ऐसे से होंगे तो आपने बॉटम से अपना मटेरियल डाला, तो वो रोटेट करके आपको क्या करेंगे, आपको वो आपका मटेरियल जो है वो आपको टॉप पे वापस पहुंचा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास 4 हाई मिल। बेसिकली आपके पास इसके अंदर टोटल 2 स्मॉल वर्क रोलर्स होते हैं फॉर रिडक्शन और 2 लार्ज बैकअप रोलर्स टू प्रिवेंट बेंडिंग। बेसिकली आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर आपके पास जो 2 छोटे रोलर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं मेजर रोलिंग, और जो बड़े बड़े बैकअप रोलर्स होते हैं 2 जो कि आपके बहुत कह सकते हो बेंडिंग जो होती है, किस चीज की बेंडिंग? आपके रोलर्स की बेंडिंग, उस चीज को प्रिवेंट करते हैं, या हो सकता है आपके वर्क पीस की बेंडिंग, तो उस चीज को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लस्टर मिल, ठीक है। क्लस्टर मिल एक ऐसी टाइप है दैट इज यू कैन से मल्टीपल बैकअप रोल्स होते हैं और इट सपोर्ट स्मॉल वर्क पीसेस, स्मॉल वर्क रोल्स जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। मतलब आप कह सकते हो क्लस्टर मिल कब यूज होती है? बेसिकली आप कह सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारी अरेंजमेंट होती है, मल्टीपल बैकअप रोल सपोर्ट, जिसके अंदर आपका जो वर्क पीस होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो ये यहाँ पे यूज होता है। फिर आता है टैंडम मिल। बेसिकली आप ये कह सकते हो दैट इट इज अ सीरीज ऑफ रोलिंग स्टैंड वेयर मेटल पासेस कंटिन्यूअसली फॉर रैपिड थिकनेस रिडक्शन। या आप कह सकते हो एक सीरीज है रोलिंग स्टैंड्स की, जिसके अंदर आप मटेरियल को अगर आपने एक बार डाल दिया तो वो कंटिन्यूअसली जब तक वो अच्छे से पतला नहीं हो जाता, थिक नहीं हो जाता, उसकी कंटिन्यूस आपको एक थिकनेस नहीं मिल जाती, रैपिड थिकनेस रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो चलो इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे 7th क्वेश्चन पर। Seventh question. Discuss the extrusion process. Compare direct and indirect extrusion. तो एक्सट्रूजन एक ऐसा मेटल फॉर्मिंग का प्रोसेस होता है वेयर बिलेट इज कंप्रेस्ड एंड forced to flow through a die to create a product with a constant cross section like tubes और rods. बेसिकली एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक बिलेट को हम डाई के अंदर से फोर्स करते थे ताकि वो एक रॉड की शेप बनाए या सरिये की शेप बनाए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में उसे कवर करा है अच्छे से, मतलब मैंने आपके बारे में उससे समझाया, उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा। तो अब हम आगे आ जाते हैं उसके मेन चीज़ पे, दैट इज की डिफरेंस डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, ठीक है।
तो पहले मैं टोटल 5 आप कह सकते हो फीचर्स कहें जिनके बेसिस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो क्या क्या हैं? मूवमेंट, फ्रिक्शन, फोर्स, स्क्रैप और फिर है कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सट्रूजन की। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर हमारा जो बिलेट है दैट इज पुश्ड थ्रू अ स्टेशनरी डाई। ओके, फ्रिक्शन ऑफ कोर्स इसके अंदर हाई होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिलेट है वो हमारी कंटेनर वॉल्स की अगेंस्ट स्लाइड करता है। फिर हम बात करते हैं फोर्स। तो इसके अंदर ज्यादा फोर्स लगती है टू ओवरकम फ्रिक्शन, मतलब इसके अंदर जो भी फोर्स लग रही है दैट इज टू ओवरकम द फ्रिक्शन। फिर इसके अंदर स्क्रैप, स्क्रैप इज हायर, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, ये ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, आपको भी पता है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन का मैंने आपको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल बना के दिखाया था, मुझे अच्छे से याद है, टेक्निकल मास्टर क्लास 2 में, आप उसे जाके देख सकते हो। फिर आ जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, दैट इज द डाई इज पुश्ड इनटू अ स्टेशनरी बिलेट। मतलब हमारे पास जो डाई है वो हमारी स्टेशनरी बिलेट के अंदर पुश करी जा रही है, जिससे हमारा बिलेट जो है दैट इज कमिंग आउट इन अ रॉड फॉर्म और अ स्लैब फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रिक्शन जो है दैट इज लो, मतलब कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मिलेट एंड द कंटेनर। फिर हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स इसके अंदर रिक्वायर्स 25 to 30% लेस फोर्स, मतलब इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर हमें 25 से 30% कम फोर्स लगानी पड़ेगी। और इसके अंदर स्क्रैप भी बहुत कम होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिलेट इज यूज्ड। और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी की हमारा यस इनडायरेक्ट जो होता है वो हमारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इट रिक्वायर्स अ हॉलो रैम। ओके, चलो आ जाते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पर, दैट इज एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ अ स्टैंडर्ड मिलिंग कटर। The nomenclature of a standard milling cutter refers to the specific geometric features that determines its cutting efficiency and surface finish. Key elements include body, face, fillet या flute, land, relief angle, clearance angle and the rake angle. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। बॉडी, द मेन सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द कटर, मतलब हमारी जो एक मल्टी पॉइंट कटर है तो उसके अंदर आपका जो बॉडी है दैट इज द मेन सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फेस, दैट इज द सर्फेस ऑफ द टूथ वेयर द चिप इज फॉर्म। मतलब फेस कौन सा पार्ट होता है हमारा, जो अगर आप कटर देखते हो तो उसका एक फेस कह सकते हो कि जहाँ पे हमारा जो चिप है, मतलब ये मेरा कटर का एक एज है, ये मेरा कटर ने एक वर्कपीस को ऐसे रोटेट करा, तो जिस जगह से ये टच होके मेरा एक पूरा का पूरा आप कह सकते हो चिप फॉर्म हो रही है ना, तो उस जो जगह से टच हो रही है या फिर जो जगह पे फॉर्म हो रही है उस जगह को मैं क्या कहता हूँ, फेस ऑफ माय मिलिंग कटर। फिर हम बात करते हैं फ्लूट। फ्लूट इज बेसिकली योर कर्व्ड स्पेस जहाँ पे आपकी चिप्स जो हैं उनको स्टोर करा जाता है, या फिर आप कह सकते हो उनको निकलने के लिए एक जगह दी जाती है, ठीक है ना। स्टोर नहीं बोलेंगे, स्टोर इज नॉट अ गुड टर्म, बेसिकली उनके रिमूवल के लिए उन्हें जगह दी जाती है। फिर हम बात करते हैं लैंड। लैंड क्या है, दैट इज अ नैरो स्पेस, ठीक है ना, इमीडिएटली बिहाइंड द कटिंग एज, मतलब एक हमारी कटिंग एज है, कटिंग एज के जस्ट पीछे एक लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज अ नैरो सरफेस इमीडिएटली बिहाइंड अ कटिंग एज। फिर हम बात करते हैं रिलीफ एंगल। The angle between the land and the tangent to the cutter circumference it prevents the tool from rubbing against the workpiece. रिलीफ एंगल क्या है? रिलीफ एंगल आप बेसिकली आपको क्या चीज याद रखनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। रिलीफ एंगल इज द एंगल बिटवीन द लैंड एंड द टेंजेंट टू द कटर्स सर्कमफ्रेंस। ये मेरा कटर है, मेरे कटर की जो सर्कमफ्रेंस है उसके टेंजेंट और जो मेरा लैंड है, मतलब ये मेरा लैंड था, मेरा ये अगर मेरी कटिंग एज है तो ये मेरा ये वाला पार्ट मेरा लैंड है, तो ये लैंड और मेरा जो सर्कमफ्रेंस है मेरे सर्कल की, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है ना दैट इज माय रिलीफ एंगल। क्यों प्रोवाइड करा जाता है? सो दैट इट प्रिवेंट्स द टूल फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट द वर्कपीस, ताकि मेरा जो टूल है वो मेरे वर्कपीस के साथ रब ना करे, ठीक है। ये होता है रिलीफ एंगल। फिर हम बात करते हैं क्लियरेंस एंगल की। क्लियरेंस एंगल इज अ सेकेंडरी एंगल बिहाइंड द रिलीफ एंगल टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर चिप। बेसिकली क्लियरेंस एंगल क्या है, हमारे चिप रिमूवल के लिए वो हमें एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी स्पेस प्रोवाइड करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करते हैं रेक एंगल की। रेक एंगल क्या है, द एंगल ऑफ द टूथ फेस विच डायरेक्ट द चिप फ्लो एंड रिड्यूसेस द कटिंग फोर्स।
मतलब रेक्टेंगल आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कि वो आपकी जो टूथ का फ्लो है, जो भी आपका मटेरियल रिमूव होगा, मटेरियल रिमूवल का जो फ्लो होगा दैट इज डिफाइंड बाय द रेक्टेंगल। और दूसरा दैट इट रिड्यूसेस द कटिंग फोर्स, मतलब जो फोर्स आपको कट करने में लग रही थी ना उस फोर्स को भी वो कम कर देता है, ठीक है। तो डिस्क्राइब द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ ग्राइंडिंग व्हील फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल, मतलब अगर हमें ग्राइंडिंग व्हील चूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया को चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बिफोर लाइक रियली गोइंग आउट फॉर इट। सबसे पहले अब्रेसिव मटेरियल, मतलब मैच द ग्रेन टू द मेटल हार्डनेस and use aluminum oxide for high tensile materials like steel and silicon carbide for low tensile materials like cast iron और non ferrous materials। इसका मतलब ये है कि आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपको बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करना है तो आप हार्ड अब्रेसिव्स का यूज करो, हार्ड मटेरियल वाले अब्रेसिव्स का यूज करो। लेकिन वहीं अगर आपको क्या यूज करना है, अगर आपको हार्ड मटेरियल पे काम करना है तो आप सॉफ्ट एब्रेसिव्स वाला यूज करो। ये एब्रेसिव मटेरियल आपको इसके अकॉर्डिंग चूज करना है। क्यों? वेल, इसका रीजन मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेन साइज। चूज कोर्स ग्रेन फॉर रैपिड स्टॉक रिमूवल एंड फर्म ग्रेन फॉर हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश, मतलब हमने अब अपना ग्रेन का साइज चूज करना है। हमें अगर हम कोर्स ग्रेन यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो सारा वर्क पीस का रैपिड स्टॉक, मतलब हमारा जो सारा स्टॉक होगा, हमारा जो वर्क पीस का जो हमारा मटेरियल रिमूव होना होगा वो बहुत ही रैपिडली रिमूव होगा और बहुत ही फर्म होगा। लेकिन अगर हमें हाई क्वालिटी यूज करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज फाइन वाला यूज करना है हमें, ताकि हम उसे हाई क्वालिटी के साथ और सरफेस फिनिश बहुत अच्छी दे सकें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड इज यूज्ड सॉफ्ट व्हील्स फॉर हार्ड मटेरियल्स। हाँ, तो वही ग्रेड वाली बात आ गई, मैंने आपको भी बता दिया कि सॉफ्ट मटेरियल फॉर हार्ड मेटल्स और हार्ड मटेरियल फॉर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है ना, टू मेंटेन द व्हील शेप। तो अब्रेसिव मटेरियल क्या हो जाएंगे, अब्रेसिव मटेरियल आप कह सकते हो हाई टेंजाइल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लो टेंजाइल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। फिर आ जाता है बॉन्ड टाइप, मतलब अगर आपके पास कोई बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड टाइप है, स्पेसिफिक बॉन्ड टाइप है, तो आपकी यूजेज के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बॉन्ड लेनी चाहिए। वेल, मोस्टली जो प्रेफरेबल होती है दैट इज विट्रिफाइड बॉन्ड्स, बट अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर रेजोनाइट बॉन्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ, विट्रिफाइड बॉन्ड जो है दैट ऑफर्स प्रिसीजन एंड रिजिडिटी टू योर ग्राइंडिंग व्हील, whereas resonite bond is preferred for heavy duty grinding at high speeds, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी एंड होती है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है। वैसे